हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का अग्रणी स्थान है। उन्होंने कम लिखा है, परंतु जितना लिखा है उतने से ही वे बहुत ख्याति पाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहानी की प्रचलित कला में तो संशोधन किए ही, प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का भी प्रयत्न किया है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी अंधेरे में। बीच की 3 पगडंडियों को पार करके बानो आती थी। आते ही पूछती थी, कुछ पता चला? मेरा मन झूठ बोलने के लिए मचल उठता। सोचता कह दूं हाँ पता चल गया, हम दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन बानो झूठ ताड़ जाएगी, इसलिए आंखें मूंदे रहता। बानो मेरे माथे पर हाथ रखती। जब उसका हाथ ठंडा लगता मैं जान जाता कि अभी बुखार है। जब गर्म लगता तो मन उल्लसित हो उठता। आंखें खोलकर पूछता, कैसा लगता है बानो? और बानो निराशा भरे स्वर में कहती, अभी तो कम है, लेकिन शाम तक जरूर चढ़ जाएगा। बानो समझती थी कि जब तक बुखार रहेगा हम उसके संग शिमले में ही रहेंगे। बुखार उतरने लगता तो उसे निराशा होती। जब कभी बानो की आहट मिल जाती मैं जानबूझकर पास रखे ठंडे पानी से अपना माथा रगड़ लेता। जब वो आती तो उसका हाथ अपने माथे पर रखकर पूछता, देख तो बानो कितना ठंडा है। बानो गुमसुम सी खिड़की के बाहर देखती रहती। खिड़की के बाहर नीले जंगल हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पेड़ों के घने झुरमुट हैं। जब हवा का झोंका पर्दे को डुलाता हुआ भीतर आता है, दूर दिगंत की एक स्वप्निल सी खुशबू कमरे में बिखर जाती है। इन पहाड़ों के पीछे दिल्ली है ना बानो? मैं पूछता हूँ। बानो ने चुपचाप सिर हिला दिया है। उसे दिल्ली की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कभी कभी मुझे उस पर काफ़ी तरस आता। उस बेचारी ने अब तक दिल्ली नहीं देखी थी। उसके अब्बा का दफ्तर 12 महीने शिमले में रहता था। मैं आज गई थी अपने घर, बानो ने कहा। जिस अपने घर का नाम सुनकर मैं सब कुछ भूल जाता था, आज उसके प्रति मेरे मन में कोई उत्सुकता नहीं जगी। मेरे अलूचे तुम ले लेना बानो। मैं आंखें मूंदे लेटे रहा। तुम्हारे सड़े गले अलूचे कौन खाएगा? जब दिल्ली जाओगे अपनी पोटली में बांध कर ले जाना। बानो खींच कर बाहर बरामदे में भाग गई। मुझे गुस्सा लगा, लेकिन बीमारी में गुस्सा भी टूटा टूटा ही आता है। कोई भी भाव अंत तक नहीं पहुंच पाता, बीच रास्ते में ही सूख जाता है। जब रोने को जी करता है तो रोना नहीं आता, आंखें ही बिफरी सी रह जाती हैं। जब खुशी होती है तो दिल तेजी से नहीं धड़कता, केवल होंठ कांप कर रह जाते हैं। इन दिनों मेरे कमरे में आने से पहले बानो की तलाशी ली जाती थी कि कहीं वो खट्टे अलूचे और कच्ची खुमानियाँ लुक छिप कर भीतर न ले आए। उसके दुपट्टे के सिरे में नमक मिर्च की पुड़िया बंधी रहती। बीमारी से पहले अलूचों को उसमें भिगोकर हम चटनी बनाया करते थे। बानो ने जिसे अभी अपने घर कहा था, वो पड़ोस में एक भुतहा मकान था जो 12 महीने खाली उजाड़ पड़ा रहता था। कहते थे वहाँ एक मेम ने अपने हाथों से अपने को जान से मार लिया था। उस मकान का एक कमरा गुसलखाने में खुलता था। वहीं मैं और बानो अपनी कच्ची पक्की खुबानियों और अलूचों का खजाना छिपा कर रखते थे। ये एक गुप्त व्यापार था जिसकी खबर अभी तक किसी तीसरे व्यक्ति के कान में नहीं पड़ी थी। बानो बाहर बरामदे में देर तक झूला झूलती रही। जब वो झोंटा लेकर झूला ऊपर लाती, उसकी शलवार गुब्बारे से फूल जाती है। झूले को ऊपर से नीचे घूमता देखते हुए मेरी आंखें झपकने लगीं। कब आंख लग गई याद ही नहीं आता। सपना आया था। दोपहर को सोते हुए जो सपना आता है वो मुझे हमेशा याद रहता है। दफ्तर से बाबू का टिफिन लेने के लिए चपरासी आया है। उसने हंसते हुए बताया है कि हम दिल्ली जा रहे हैं। भुतहा मकान के कमरे की खिड़की से बानो मेरे अलूचों को बाहर फेंक रही है और दूर पहाड़ियों में कालका शिमला की रेल में वही मेम बैठी है जिसने आत्महत्या की थी। बानो जो अलूचे बाहर फेंकती है, रेल के डिब्बे से वही मेम खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर उन्हें पकड़ती जा रही है। जब मेरी आंख खुली तो बानो कब की जा चुकी थी। शाम को माँ चाय लेकर आई तो मैंने पूछा, चपरासी आया था? माँ ने हैरान होकर कहा, हाँ आया था। क्यों, कुछ कहता था? मैंने पूछा। माँ ने कहा, नहीं, क्यों, क्या बात है? मैं कुछ नहीं बोला और तकिए के सहारे अधलेटा चाय पीता रहा। माँ ने थर्मामीटर लगाकर देखा, फिर झटक दिया। पहले मैं अपना बुखार पूछ लिया करता था, किंतु जब देखा कि माँ झूठ बताती है
तो पूछना छोड़कर केवल उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश किया करता था। कभी कभी माँ मेरे गंभीर चेहरे को देखकर कहती, जल्दी ठीक हो जाओ फिर दिल्ली चलेंगे। वो इस निश्चल हल्के ढंग से कहती मानो ठीक होना मेरे बस की बात है, जैसे मैं जानबूझकर जिद किए हुए बीमार पड़ा हूँ और वो मुझे ठीक होने के लिए फुसला मना रही हैं। इससे मुझे गुस्सा आता और मैं करवट बदलकर खिड़की की ओर मुंह मोड़ लेता, किंतु उन्हें काफ़ी देर तक पता नहीं चलता कि मैं गुस्सा किए हुए हूँ। मैं अपने पाँव ऐंठ लेता, दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंद कर लेता और दांतों को भींचता हुआ जोर जोर से सांस लेने लगता। माँ जो खिड़की से बाहर देख रही होती एकदम घबरा उठती, मेरे चेहरे को देखती, फिर एक ठंडी सांस लेकर मेरे सिरहाने बैठ जाती। न जाने मैं कैसे जान लेता कि वो मेरे अभिनय को भाप गई हैं, किंतु ऊपर से वो कुछ नहीं जतलाती। धीरे से अलमारी से कैडबरी चॉकलेट निकालकर मेरे तकिए के नीचे रख देती। बाबू को मत बताना, उन्होंने मेरे बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा। दूसरे क्षण वो मुझे भूल गईं। उनकी उंगलियों के अनिश्चित अर्धसोए स्पर्श से मुझे पता चल जाता कि वो स्वयं मुझसे कोसों दूर खो गई हैं। चॉकलेट जो मुझे दी है वो मुझे रिझाने नहीं बल्कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए, जिससे वो बिना किसी विघ्न बाधा के अपने में सिमटी रह सकें। ऐसे क्षणों में मैं चुपचाप उनकी ओर देखता रहता। वो नहीं जानती कि मैं उनकी ओर देख रहा हूँ। उनके चेहरे के बल ढीले पड़ जाते, सब उतार चढ़ाव मिट जाते और एक शून्य सी समतलता बिछ जाती। मुझे लगता जैसे उनकी आंखों में सूखी तपिश की गरमाई सी फैल गई है, किंतु दूसरे क्षण भ्रम होता है कि उनमें धुंधला सा गीलापन है जो चमक रहा है। मुझे अक्सर ये खुशफहमी होती कि वो मेरी बीमारी के संबंध में सोच रही हैं, हालांकि भीतर ही भीतर मुझे मालूम था कि ऐसे क्षणों में उनके ख्यालों से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं है। तब मैंने धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो एकदम हड़बड़ाकर चौंक गईं। मुझे लगा जैसे मैं उन्हें ज़बरदस्ती कहीं बहुत दूर से खींच लाया हूँ। वो मुझे कुछ देर तक घूरती रहीं, फिर अचानक मेरे होठों को चूम लिया। मैंने कमीज की बाह से अपने होठों को पोंछा। वो मुस्कुराने लगी। बच्ची, एक बात पूछूं? क्या? अगर मैं कहीं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे समझोगे? माँ अपलक एकटक मुझे देख रही हैं। क्या मैं भी तुम्हारे संग चलूंगा? ना, उन्होंने सिर हिलाया। बाबू के संग जाओगी? ना। फिर? मैं विस्मित सा उनकी ओर देखता रहा। वो हंसने लगीं और संग पलंग पर लेट गईं। मैंने अपने गाल उनके गालों से सटा लिए। माँ बहुत खूबसूरत हैं, घर में सब उनसे डरते हैं। मुझे कभी कभी काफ़ी आश्चर्य होता है कि उनमें कौन सी ऐसी बात है जो सबको आतंकित किए रहती है। वैसे डर मुझे भी लगता है उनकी आंखों से जब वो मेरे पास बैठकर मुझे देखती हैं। मैं बहुत दिन पहले बाबू के संग उनके एक मित्र के घर गया था। वापस आते हुए हमें पहाड़ी नाले के संग संग ऊपर चढ़ना था। ऊपर आकर हम पेड़ों के घने अंधेरे झुरमुट के बीच कुछ देर के लिए सुस्ताने खड़े हो गए थे। मैं उस जगह की वीरान चुप्पी से डर गया था। आज जब कभी मैं माँ की आंखों को देखता हूँ तो न जाने क्यों मुझे उस रात जंगल के झुरमुट का घना घना सा अंधेरा याद आ जाता है। संगमरमर सी चिकनी सफ़ेद उनकी बाहें हैं जिन्हें मैं शर्माते शर्माते छूता हूँ। वो अपने बालों को बहुत कसकर बांधती हैं, इसलिए उनका माथा इतना चौड़ा दिखाई देता है। बालों के बीचों बीच सीधी मांग है जिसे देखकर अक्सर मैं उदास हो जाता हूँ। उनके कान बहुत छोटे छोटे हैं, गुड़िया के कानों से, जिन्हें वे अक्सर बालों के भीतर छिपाए रखती हैं। वे कभी भी मुझसे सटकर लेटती हैं तो मैं उनके कानों को बालों के भीतर से निकाल लेता हूँ। मुझे बानों की बात याद आती है और मेरे सारे शरीर में एक हल्की सी झुरझुरी फैलने लगती है। जिनके कान बहुत छोटे होते हैं, बानों ने एक दिन कहा था, वे लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। मैंने ये बात माँ को नहीं बताई है। सोचता हूँ जब वो मरने लगेंगी तो कह दूंगा कि वो अपने छोटे छोटे कानों की वजह से ही मर रही हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि उन्हें मेरी बीमारी की विशेष चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि वो ये भी भूल जाती हैं कि मैं बीमार हूँ। एक दिन जब मैंने केक खाने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने बुआ अथवा बाबा की तरह मेरी नाजायज़ मांग का कोई विरोध नहीं किया। चुपचाप अलमारी से केक का एक टुकड़ा तश्तरी में रखकर मेरे सामने धर दिया
और खुद आंखें मूंद कर कुर्सी पर लेटी रहीं। मुझे कुछ बुरा लगा और केक खाने की मेरी इच्छा उसी क्षण मर गई। मुझे भय था कि कुछ भी खा लेने से बीमारी लंबी हो जाएगी और तब दिल्ली जाने का दिन और भी टल जाएगा। मुझे मालूम है माँ दिल्ली नहीं जाना चाहती। इसका कारण मुझे आज भी समझ में नहीं आता, किंतु एक बार उन्होंने ये बात वीरेन चाचा से कही थी। कभी कभी चोरी चुपके से मैं माँ के कमरे में जाता हूँ। पिछले कुछ महीनों से माँ और बाबू अलग अलग अपने अपने कमरों में सोते हैं। पहले मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी थी, किंतु कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं कभी किसी से नहीं पूछता। मन का एक कोना है जिसमें सबकी आंखों से छिपाकर उन्हें दबा लेता हूँ। माँ का कमरा छज्जे के अंतिम सिरे पर है। मुझे अपने कमरे से उनके कमरे की 2 खिड़कियाँ दिखाई देती हैं। खिड़कियों के बीच दीवार का छोटा सा टुकड़ा है जिस पर पत्तों की जालीदार छाया हर शाम सिमट आती है। कभी कभी खिड़की का नीला पर्दा उड़कर दीवार से चिपक जाता है, तब पत्तों की जाली दीवार से उठकर पर्दे पर मंडराने लगती है। खुली खिड़की से माँ का सिर दिखाई देता है। जब वो सिर जरा ऊपर उठाती हैं तो धूप में उनका जूड़ा सुनहरा सा होकर चमक उठता है। मैं समझ जाता हूँ माँ खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी पढ़ रही हैं। मैं कई बार माँ के कमरे में गया हूँ। सोफे पर, उनके पलंग पर, तकिए के पास, पलंग के नीचे किताबें बिखरी रहती हैं। माँ को शायद बहुत कम नींद आती है। रात को अनेक बार मैंने उनके कमरे में बत्ती का प्रकाश देखा है। सोचता हूँ वो इन्हीं किताबों को पढ़ती रहती होंगी। एक बार मैंने कोई किताब खोली थी, उस पर छोटे छोटे टेढ़े नीले अक्षरों से वीरेन चाचा का नाम लिखा था। मैं मंत्र मुग्ध सा उन अक्षरों में खो गया था। बाद में वो नाम मैंने माँ के कमरे में रखी अनेक किताबों पर देखा था। मुझे वीरेन चाचा की छोटी सी कॉटेज याद आती है जहाँ एक दिन मैं माँ के संग गया था। एक बड़े कमरे में छत तक किताबें चुनी रखी थीं। हर शेल्फ के नीचे छोटी छोटी सीढ़ियाँ खड़ी थीं जिन पर चढ़कर किताबों को उतारना पड़ता था। दूसरे कमरे में टेढ़ी मेढ़ी बेडौल शक्लों के अजीब से चित्र टंगे थे जिन्हें देखकर मैं स्तंभित सा खड़ा रह गया था। बाबू बताते हैं कि लड़ाई से पहले बीरेन चाचा ने इन चित्रों को यूरोप में खरीदा था। मुझे बीरेन चाचा पर कभी अचंभा होता, कभी दया आती। वो 12 महीने सर्दी गर्मी में इस निर्जन अकेले मकान में कैसे रह पाते होंगे। बाबू के मित्रों में शायद वीरेन चाचा का स्थान सबसे अलग है। बाबू केवल उनके संग मेरे कमरे में चाय पीते हैं। उनके अन्य मित्र बाहर बैठक में बैठते हैं। जब वो आते हैं उस शाम मुझे जल्दी सोने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। देर तक मेरे कमरे में बातचीत होती है। मेरे लिए ये रातें बहुत सुखद होती हैं। एक शाम बीरेन चाचा जब हमारे घर आए तो उनकी वेशभूषा देखकर उन्हें एकदम नहीं पहचान सका। घुटनों तक लंबे बूट, एक कंधे पर खाकी थैला, दूसरे पर कैमरा और सिर पर 16 हैट। इस पोशाक में उनकी छोटी सी दाढ़ी बड़ी बेमेल और कृत्रिम सी लगी थी। पैंट की दोनों जेबों में किताबें ठूस रखी थी। वो मेरे पलंग के पास आए और मुझसे हाथ मिलाया। वो मुझसे ऐसे पेश आते हैं जैसे मैं बीमार हूँ ही नहीं और न कभी मेरी तबीयत ही पूछते हैं। माँ पास की कुर्सी पर बैठी बुन रही थी। एक बार उन्होंने बीरेन चाचा को देखा और फिर सिर झुका लिया। उन्होंने बताया कि वो एक रात के लिए कुफरी जा रहे हैं, रेस्ट हाउस में ही ठहरेंगे और अगले दिन शाम तक वापस लौट आएंगे। कहते हैं रेस्ट हाउस का चौकीदार बड़ा काबिल आदमी है। वो पिछले 3 साल से कुफरी में रह रहा है। उससे शायद कुफरी के बारे में बहुत सी बातें मालूम होंगी, वीरेन चाचा ने कहा। माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सिमट आई, मानो उनकी आंखों में वीरेन चाचा की बात रत्ती भर मूल्य नहीं रखती। इस तरह के इंटरव्यू तुम कितने वर्षों से ले रहे हो? माँ ने आंखें झुकाए बुनते हुए कहा। ओह, तुम्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन तुम्हें मेरे नोट्स देखने चाहिए। वीरेन चाचा की नीली आंखें चमक उठी। वो जब कभी अपनी किताब शिमला का इतिहास का जिक्र छेड़ते हैं, माँ ऐसे ही हंसती हैं। कभी कभी इस किताब के सिलसिले में खोज करते हुए अजीब चीज़ें मिल जाती हैं। कैसी चीज़ें वीरेन चाचा? मैं बीरेन चाचा की किताब के बारे में काफ़ी उत्सुकता दिखलाता हूँ। मुझे मालूम है उससे उन्हें काफ़ी प्रसन्नता होती है। एक बहुत पुरानी फ़ोटो मिली थी, किसी अंग्रेज ने ली होगी। क्या था फ़ोटो में? एक बार माँ की आंखें सलाइयों से ऊपर उठाती हैं। रेस कोर्स की भीड़ दिखाई गई है। बहुत से लोग भीड़ में खो गए हैं, लेकिन एक अंग्रेज लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ दिखता है।
वो पवेलियन के पास छाता लिए खड़ी है, जबकि और सब लोगों की आंखें भागते हुए घोड़ों पर जमी हैं। वो गहरी उत्सुक आंखों से पीछे की ओर देख रही है। उसका इस तरह पीछे मुड़कर देखना मुझे काफ़ी अजीब सा लगा। बीरेन चाचा अचानक चुप हो गए। माँ के हाथों में सलाइयाँ चलती चलती ठहर गईं। फोटो के नीचे लिखा था एननडेल, शिमला, 1903। 50 साल गुजर गए हैं और वो वैसे ही छाता लिए पीछे मुड़कर देख रही है। बीरेन चाचा धीरे से हंसने लगे, मानो उन्हें अपनी बात काफ़ी बेतुकी सी जान पड़ी है। माँ गुमसुम से उनकी ओर देख रही हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि वीरेन चाचा कभी कभी इस प्रकार की अर्थहीन सी बातें क्यों करते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोगों की अपेक्षा शहरों की कहानी लिखना बहुत कठिन है। मेरे पास शिमला के बारे में इतने पुराने फ़ोटो, नोट्स, किताबें, टूरिस्टों के यात्रा लेख जमा हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैं किताब कभी नहीं लिख पाऊँगा। क्यों? माँ ने पूछा। हर शहर अपने में हमेशा इतना चुप जो रहता है। वीरेन चाचा उठ खड़े हुए। धीरे से उन्होंने मेरा माथा छुआ। रास्ते में डॉक्टर मिले थे, कहते थे 2-4 दिनों में तुम घूमने फिरने लगोगे। उन्होंने तनिक झुककर मुझसे कहा, जरा बैठ जाओ, देखूं तुम्हारा फ़ोटो कैसा आता है। उन्होंने अपने कंधे से कैमरा उतार लिया। मेरा फ़ोटो लेने के बाद वो अपनी छड़ी उठाकर जाने लगे। कब वापस लौटोगे? माँ ने पहली बार सीधे उनकी ओर देखा। शायद कल शाम तक। कुछ देर के लिए आऊँगा। वीरेन चाचा जब माँ की ओर देखते हैं तो उनकी आंखें चौंधिया सी जाती हैं और वो अपना मुंह दूसरी ओर मोड़ लेते हैं। वीरेन चाचा, मैं बुरी तरह शर्मा रहा हूँ। क्या बच्ची? उन्होंने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। एक फ़ोटो मैं खींचूंगा। वीरेन चाचा ने मुस्कुरा कर कैमरा मेरे हाथों में थमा दिया। माँ की ओर देखता हूँ। नहीं बच्ची, मेरी नहीं। माँ एकदम झुंझला सी उठती हैं। सिर्फ तुम नहीं, वीरेन चाचा भी रहेंगे, मैंने कहा। वीरेन चाचा का चेहरा क्षण भर के लिए म्लान सा हो उठा। वो माँ की ओर देखते हैं। माँ ने इस बार विरोध नहीं किया। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बच्ची, तुम बहुत ज़िद्दी हो, उन्होंने कहा। वीरेन चाचा, तुम जंगले के पास खड़े हो जाओ, वहाँ धूप आ रही है। और माँ, तुम इधर दाईं तरफ। मैं पलंग से उतर के दीवार के सहारे खड़ा हो गया हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है, लेकिन फ़ोटो ठीक आता है। आज भी वो फ़ोटो मेरे पास है। कमरे में शाम का धुंधलका कब चुपके से घिराया पता नहीं चला। वीरेन चाचा बहुत पहले जा चुके थे। माँ मेरे पलंग के पास कुर्सी पर बैठी हैं। जब से वीरेन चाचा गए हैं तब से वो वैसे ही चुपचाप बिना हिले डुले उस कुर्सी पर अधलेटी सी पड़ी हैं। मैं बत्ती नहीं चलाता। मुझे कमरे में अंधेरे का धीरे धीरे आना अच्छा लगता है। मेरी आंखों के सामने बहुत दिन पहले की एक शाम घूम जाती है। तब मैं बीमार नहीं पड़ा था। माँ उस समय मुझे बीरेन चाचा के घर ले गई थी। हमें देखकर बीरेन चाचा हैरान से हो गए थे। फाटक खोल कर वो माँ के सामने ठिठक गए। पोनू, तुम? एक क्षण के लिए वो खोए से खड़े रहे। पहली बार उन्होंने मेरे सामने माँ को उनके नाम से पुकारा था। उनके मुंह से माँ का नाम सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा था। माँ हंसने लगी और न जाने क्यों मुझे माँ की वो हंसी अच्छी नहीं लगी। एक घुटा घुटा सा डर मेरे मन में समा गया। यूं ही सैर को निकले थे, सोचा तुमसे मिलते चलें, माँ ने कहा। पहली बार मैंने माँ को झूठ बोलते देखा था। बीरेन चाचा की नीली आंखों में हल्का सा विस्मय घिराया। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और चुपचाप कॉटेज के भीतर चले आए। वहीं मैंने पहली बार उनकी लाइब्रेरी देखी थी। उन्होंने मुझे अपनी एल्बमों में शिमले की पहाड़ियों, घाटियों और झरनों के फ़ोटो दिखलाए जो उन्होंने अपनी किताबों के लिए जमा किए थे। मेज पर ढेर सी किताबों के पास हल्के रंग के शेड से ढका टेबल लैम्प जल रहा था। उन्होंने जब 2 चॉकलेटें मुझे दीं तो मैं कुछ हैरान सा हो गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे पास बहुत सी रखी हैं। बर्फ़ के दिनों में बाहर जाना नहीं होता, इसलिए जमा करके रखता हूँ। मैं क्षण भर के लिए उन्हें देखता रह जाता हूँ। बीरेन चाचा बाबू से कितने अलग हैं। उनमें वो तनाव, बोझिल, गंभीरता अथवा भारीपन नहीं है जो मैं बाबू में देखता हूँ। हर चीज़ पर उनका स्पर्श एक स्निग्ध कोमलता लिए रहता है। उनकी छोटी सी दाढ़ी के ऊपर जो आँखें हैं, उन्हें देखकर मुझे हमेशा लगता है जैसे वो धीमे धीमे कुछ कह रही हों। मानो जिस वस्तु पर वे टिक जाएंगी वो अपने आप संवर निखर जाएगी। तुमने कभी बहुत पास से किसी पहाड़ी की चोटी पर बर्फ़ देखी है? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने सिर हिला दिया। वहाँ से बर्फ़ का रंग बिल्कुल नीला दिखता है। मैंने एक कलर्ड फ़ोटो लिया है। वो उस फ़ोटो को लाने के लिए दूसरे कमरे में चले गए।
मैं मेज पर रखे एल्बमों को उलटने पलटने लगा। हर फोटो में शिमले का कोई न कोई दृश्य था। ग्लेन, जाकू, चैटविक फॉल। मैंने इन सब स्थानों को आसानी से पहचान लिया। कुछ देर बाद जब बीरेन चाचा नहीं आए तो मैं ऊब गया। पास ही किताबों के शेल्फ पर छोटा सा एल्बम कोने में रखा था। मैंने उसे खोला और खोलते ही एक क्षण के लिए मुझे लगा यह चेहरा मैंने कहीं देखा है, किंतु दूसरे क्षण मेरी आंखें स्तब्ध सी स्थिर हो गईं। फोटो माँ का था। क्या माँ कभी ऐसी थी? मेरे भीतर कहीं एक गहरा सा सांस उखड़ आया। वही चौड़ा सा माथा, किंतु उस पर छोटी सी बिंदी लगी थी जो माँ अब नहीं लगाती। दोनों चोटियां कंधे के नीचे लटक रही थीं। पूरे स्लीव का स्वेटर पहन रखा था और बालों के भीतर वही छोटे छोटे कान छिपे थे। सहसा मुझे आभास हुआ कि इस चेहरे में कुछ ऐसा है जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं, बाबू से कोई संबंध नहीं। फोटो माँ का था, लेकिन उसमें माँ कहाँ थी? अचानक मुझे बीरेन चाचा के पैरों की आहट सुनाई दी। न जाने मेरे भीतर क्या चोर छिपा था। मैंने झटपट वो एल्बम किताबों में छिपा दिया। जब हम वापस लॉन में आए तो हल्का फीका फीका सा अंधेरा छाने लगा था। माँ शॉल में दुबकी हुई पत्थर की बेंच पर बैठी थी। इतनी देर कहाँ लगा दी? उन्होंने मुझे खींचकर अपने से सटा लिया। बीरेन चाचा माँ के पैरों के निकट घास पर बैठ गए। मेरी आंखें माँ के चेहरे पर टिकी रहीं, मानो मैं कुछ खोज रहा हूँ। माँ की आंखें, मुंह, माथा, हर चीज़ अलग अलग देखो तो वैसी ही थी, किंतु आपस में मिलकर जो भाव बनता था वो उस चेहरे से बिल्कुल अलग था जो मैंने अभी कुछ देर पहले बीरेन चाचा के एल्बम में देखा था। जो अंतर है उसे समझ नहीं सकता, उस पर उंगली नहीं रख पाता। वो कैसा भाव था जो किसी लंबी दूरी को हमारे पास ले आता है लेकिन अपने को दूर ही रहने देता है। बच्ची, क्या बात है? माँ मेरे बालों को धीरे धीरे अपनी उंगलियों में उलझाने लगी। मैंने सिरपिटा कर मुंह फेर लिया। माँ ने आगे कुछ नहीं पूछा। हम तीनों इसी तरह अपने अपने में सिमटे चुपचाप बैठे रहे। जब से हम आए थे बीरेन चाचा ने माँ से कोई बात नहीं की थी। मुझे शुरू शुरू में कुछ आश्चर्य सा हुआ था, किंतु मैंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लॉन पर नीला नीला सा अंधेरा घिर आया। दूर पहाड़ियों के बीच छोटे छोटे जुगनुओं सी बत्तियां बिखरी थीं और अंधेरे में पहाड़ियों में छिप जाने से लगता था कि आकाश बहुत नीचे सरक आया है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि तारों और बत्तियों में कौन सी बत्तियां और कौन से तारे हैं। बीमारी के दिनों में मुझे अक्सर ये शाम याद आ जाती है। हालांकि उस शाम कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी जिसे याद रखा जाता। जब हम वापस लौटने लगे तो बीरेन चाचा कुछ दूर हमारे संग आए थे। माँ के कहने पर कि हम खुद चले जाएंगे वापस मुड़ गए थे। मैं और माँ कुछ देर ऊपर की सड़क पर चुपचाप चढ़ते रहे। मैं तेज़ कदमों से माँ के आगे आगे चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सहसा मेरे पाँव ठिठक गए। मुझे लगा माँ मेरे पीछे नहीं आ रही हैं। मैं वापस मुड़कर पीछे की ओर चलने लगा। अंधेरे में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ दूर नीचे उतरकर अचानक मेरे पाँव रुक गए। मैं अंधेरे में आंख फाड़ता हुआ हतबुद्धि सा खड़ा था। माँ सड़क के मोड़ पर खड़ी थी, किनारे पर लगी तार पर झुकी हुई। उनकी साड़ी का आंचल हवा से उड़कर कंधे पर आ गिरा था। अपने में बिल्कुल खोई सी वो अपलक नीचे देख रही थी। उतराई के नीचे थी वीरेन चाचा की कॉटेज, जो शाम के धुंधलके में बिल्कुल सूनी और निर्जन दिखाई दे रही थी। लाइब्रेरी की खिड़की से आती हुई मध्यम सी प्रकाश रेखा में लॉन की घास झिलमिला रही थी। कुछ देर तक शाम के झुटपुटे में हम बिल्कुल खामोश खड़े रहे। फिर माँ अचानक आगे मुड़कर चलने लगीं। उनकी चाल इतनी धीमी थी कि एक क्षण मुझे लगा मानो वो सोते हुए चल रही हों। वो मेरे पास आ गईं, आंखें ऊपर उठाकर एक लंबे क्षण तक अपनी आकुल विवश निगाहों से मुझे निहारती रहीं। फिर झपट कर उन्होंने मुझे अपने पास घसीट लिया और बार बार अपने ठंडे सूने होंठों से मुझे चूमने लगीं। कुछ दिनों बाद एक सुबह मुझे अपने मुंह का स्वाद अच्छा सा लगा। अंगों में एक हल्की सी स्फूर्ति का आभास हुआ। पहले मैं धूप से बचने के लिए खिड़की बंद किए रहता था। अंधेरे कमरे में आंखें मूंद कर लेटना भला लगता था। अब मैंने खिड़की खोलकर पर्दों को उठा दिया। बाहर की गर्म ऊनी धूप मेरे पलंग को चारों ओर से घेर लेती है। मैं बिस्तर से उतरकर मेज के सहारे खड़ा हो जाता हूँ। सिर पहले की तरह नहीं चकराता। मैं पायदान की ओर कदम बढ़ाता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपने आप चलना सीखा हो। मैं चुपके से बाहर बरामदे में आ जाता हूँ। कुछ दूर पर बुआ गीली धोती काट के जंगले पर सुखा रही हैं। मैं उनकी आंख बचाकर बाबू के कमरे के पीछे वाले छज्जे पर चला जाता हूँ।
कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, भीतर के लाल पर्दे नीचे गिरे हुए हैं। जब माँ मौसी के घर चली जाती हैं तो बाबू उस कमरे को बंद कर देते हैं, अपनी सारी चीज़ें ऊपर छत पर स्टडी में ले जाते हैं और रात को वहीं सोते हैं। छज्जा निपट सूना है। नीचे आउट हाउस के क्वार्टरों की छतों के चौड़े नीले टिन के पटरों पर बड़ियां चमक रही हैं, जो पहाड़ी खानसामा की औरत हीरा ने सुखाने रख छोड़ी हैं। सामने मदरसे के छोटे से मैदान में लड़का बस्ता घुमाते हुए चार चार की पाँत में खड़े नकियाते अलसाए स्वर में प्रार्थना कर रहे हैं। लब पे आई है दुआ बन के तमन्ना तेरी। उनकी तीखी रूखी आवाज़ को सुनकर जब मैं ऊब जाता हूँ तो मेरी आंखें खड्ड के ऊपर मेम के उस रहस्यमय बंगले पे टिक जाती हैं जहाँ हम कच्चे अलूचे छिपा कर रखते थे। उससे जरा दूर पेड़ों और झाड़ियों से घिरी हुई एक पगडंडी सांप की तरह बल खाती हुई बानों के मकान के उबड़ खाबड़ अहाते में जाकर गुम हो गई है। मैं अपने कमरे से बाबू की पुरानी छड़ी ले आया हूँ, जिसके सिरे पर मैंने माँ की लाल साड़ी का चीथड़ा बांध रखा है। मैं जंगले से बाहर गर्दन निकाल कर छड़ी को हवा में दाएं बाएं घुमाता हूँ। लाल रेशम की झंडी हवा में फरफराती है। बानो ने मेरी लाल झंडी को देख लिया है। उसने हाथ उठाकर कुछ कहा है जिसे मैं कुछ भी सुन समझ नहीं पाता। ये मेरा और बानो का पुराना और प्रिय खेल है। हमारे उसके मकान के बीच ढलान पर कई कोठियाँ और दुकानें हैं, किंतु ऊंचाई होने के कारण हम एक दूसरे को छज्जे से देख पाते हैं। हालांकि हम चाहें कितना भी चिल्लाकर क्यों ना बोलें, एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। इसीलिए इशारों से बात करने के लिए मैं बाबू की छड़ी से सिग्नल का उपयोग करता हूँ। बानो अपनी अम्मी को भीतर से बरामदे में खींच लाई है। अम्मी ने हाथ उठाकर मुझे बुलाया है। अम्मी मुझे इतनी दूर से नहीं देख पाती, फिर भी मैं शर्मा जाता हूँ और छड़ी को बरामदे में फेंक कर अपने कमरे में भाग आता हूँ। कमरे की देहरी पर सहसा मेरे पाँव ठिठक गए। बाबू का स्वर सुनाई दिया। नौकर ने आकर बताया कि बाबू अपने कमरे में बुलाते हैं। मेरे दिल में खुशी की लहर सी दौड़ गई। ऐसा बहुत कम होता है कि बाबू मुझे अपने कमरे में बुलाकर मुझसे बात करें। अक्सर वो हालचाल पूछने मेरे कमरे में ही आ जाते हैं। मैं झटपट अपने नाखून दांतों से काट लेता हूँ, क्योंकि बाबू हमेशा सबसे पहले मेरे दोनों हाथों को देखते हैं। आँखों को गीले तौलिए से पोंछ लेता हूँ और हाथों को मुंह पर रखकर फूंक मारता हूँ और फिर उन्हें सूंघता हूँ, ये देखने के लिए कि मुंह साफ है या नहीं। फिर शीशे में मुंह देखकर कंघी करता हूँ। माँ के ना होने से पिछले कुछ महीनों से मुझे ये सब काम खुद करने पड़ते हैं, और जब कंधे से अपने बालों को झड़ता हुआ देखता हूँ तो ना जाने क्यों मुझे अपने ऊपर गहरी सी दया आने लगती है और मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। ड्राइंग रूम, जिसे उन दिनों हम हॉल कहते थे क्योंकि वो हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा था, के कालीन पर पैरों की आहट नहीं होती। फिर भी मैं बहुत हौले हौले दबे पाँवों से बाबू के कमरे की ओर जाता हूँ। सुबह मैं ठीक था, किंतु अब सिर चकराता है, मानो कनपट्टियों से धुएं की दो लकीरें ऊपर उठती हुई सिर के बीचों बीच मिलने की चेष्टा कर रही हूँ, और बीच में रुई का एक घुटा घुटा सा बादल इन दोनों के बीच में आकर अड़ गया हो। मैं उनके कमरे की देहरी पर खड़ा हूँ। पर्दों के रिंग हाथ लगाने से धीरे धीरे बजते हैं। वो बिना मेरी ओर देखे मुझे भीतर बुलाते हैं। मैं और आगे खिसक आता हूँ। बाबू के कमरे को पहचानना कितना आसान है। सिगार के धुएं की गरम गरम सी गंध, चारों ओर फैली गहरी बोझिल सी चुप्पी, एक अजीब धुंधली सी रोशनी जो दिन और रात दोनों समय एक सी रहती है, और एक खट्टी और भीनी सी बू जो मेरी दवा की बू से मिलती हुई भी कहीं दूर जाकर उससे अलग हो जाती है। उसके बारे में मैं कभी तय नहीं कर पाता कि वो मुझे अच्छी लगती है या बुरी। लगता है वो बू नहीं है, महज एक हल्का सा रंग है जो बाबा के कमरे की हवा में तिड़ता रहता है। बाहर क्या कर रहे थे? मैं उनकी आवाज़ पहचानता हूँ, उसमें गुस्सा नहीं है। बानों को देख रहा था और मैं सकुचाकर चुप हो जाता हूँ। बाबू, उनकी आंखें ऊपर उठाईं। आज मैं ठीक हूँ, बुखार नहीं है। बाबू ने मेरे दोनों हाथों को अपनी गोद में रख लिया। अभी कुछ दिन तुम्हें बिस्तर पर लेटना होगा। उन्होंने मेरे हाथ को एक दूसरे के ऊपर रख दिया और उन्हें अपने खुरदरे बालों से भरे हाथों में समेट लिया। बाबू, हम दिल्ली कब जा रहे हैं? जब कभी मुझे उनसे बात करने का मौका मिलता है मैं हर बार उनसे ये प्रश्न करता हूँ। उन्होंने सिगार को मुंह से निकालकर अंगुलियों में थाम लिया। वो कुछ देर तक चुपचाप दीवार के बेल बूटे वाले कागज़ देखते रहे, मानो उस पर कुछ लिखा है जिसे वो बड़े गौर से पढ़ रहे हों। बच्ची, तुम्हें डर तो नहीं लगता? डर? मैं विस्मित सा होकर उनकी ओर देखने लगा।
उनकी आंखें दीवार से उतरकर मुझ पर टिक गईं। माँ घर में नहीं है, शायद इसलिए। लेकिन वो तो कुछ दिनों में आ जाएंगी। मैं चाहता था कि बाबू मेरी बात का समर्थन करें, किंतु वो चुपचाप मेरी ओर देखते रहे। हाँ, वो आएंगी। बाबू का स्वर इतना धीमा, इतना सोया सा था, मानो वो ये बात मुझसे ना कहकर अपने से कह रहे हों। बच्ची। क्या बाबू? तुम क्या उन्हें देखना चाहोगे? बाबू का स्वर एकदम भारी सा हो आया। उनका यह प्रश्न मुझे काफ़ी विचित्र और निरर्थक सा लगा था। सोचा कह दूं हाँ, उनके पास जाऊंगा, और दूसरे क्षण मुझे लगा कि बाबू मुझसे इस उत्तर की आशा नहीं कर रहे हैं, जैसे वो सच जानते हुए भी जानबूझकर मुझसे झूठ कहलवाना चाह रहे हों। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। हैरत भरी दृष्टि से वो मुझे देखते रहे। फिर धीरे से उन्होंने मेरे हाथों को अपनी गोद से हटा दिया। अच्छा, अब अपने कमरे में जाओ, अभी 2-3 दिन तक बाहर खेलने मत जाना। वो कुर्सी से उठ खड़े हुए और मेरी ओर से मुंह मोड़कर खिड़की के बाहर देखने लगे। कुछ देर तक मैं वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। मेरे मन में अचानक बाबू के प्रति भीगी भीगी सी सहानुभूति उमड़ने लगी। माँ के संग मेरा संबंध अधिक सहज और सीधा था। बाबू के संग जो संकोच और तनाव रहता है, वो माँ के संग बिल्कुल नहीं है। वो कोई भी प्रतिवाद किए बिना मेरी हर फरमाइश को चुपचाप मान लेती हैं, किंतु इतना सब करने पर भी वो मुझसे हमेशा दूर रहती हैं, कभी ना मिटने वाला एक अलगाव बनाए रखती हैं। उनके सामने मुझे लगता है कि मैं एक बहुत ही छोटा, बेडौल और निरर्थक सा प्राणी बन गया हूँ। किंतु बाबू की बात दूसरी है। मैं उनसे डरता हूँ। कोई भी फरमाइश करते समय मेरा दिल धड़कने लगता है। कभी खुलकर उनसे मैंने अपने मन की बात नहीं की। इसके बावजूद वो मुझे अपने अधिक निकट और जाने पहचाने लगते हैं। कुछ ऐसा है जो हम दोनों को माँ से अलग कर देता है। इसीलिए माँ को चाहते हुए भी उन पर कभी सहानुभूति नहीं होती, और बाबू से डरते हुए भी उन्हें देखकर कभी कभी मेरे भीतर कुछ रुआंसा हो जाता है। बाबू ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और एकटक देखते रहे। मुझे लगा जैसे वो कुछ देर के लिए मेरी उपस्थिति भूल गए थे, और अब सहसा मुझे अपने सम्मुख देखकर समझ ना पा रहे हों कि मैं कौन हूँ, उनके कमरे में कैसे खड़ा हूँ। मैं कमरे से बाहर चला आया। कुछ देर तक बड़े कमरे की दीवार से सटकर बाबू के कमरे की देहरी पर खड़ा रहा। सोचा था बाबू बाहर आकर मुझसे कुछ कहेंगे, किंतु ये मेरा भ्रम था। उनके कमरे में सिर्फ सन्नाटा था, एक गहरा सा सन्नाटा जो हमारे सारे घर पर घिराया था। और तब उस क्षण मुझे लगा कि मैं बहुत अकेला हूँ। बाबू भी अपने में बहुत अकेले हैं। माँ के बिना हर कमरा साएं साएं सा करता प्रतीत होता है। मैं दीवार से सटकर आंखें मूंद लेता हूँ। जिस दिन माँ मौसी के घर मुझसे मिले बिना चली गई, उसके एक दिन पहले आधी रात को मेरी आँख खुल गई थी। कमरे में अंधेरा था। हवा से खिड़की का पर्दा मेरे तकिए के ऊपर जोर जोर से फड़फड़ा उठता था। कुछ देर तक मेरे मन में एक अजीब सा भ्रम मंडराता रहा। मुझे लगा कि इस कमरे में जहाँ मैं लेटा हूँ, हर चीज़ अपने पुराने स्थान को छोड़कर नए कोनों में उठाई है। मुझे लगा कि जो खिड़की मेरे बाईं ओर होती थी, वो अंधेरे में चुपचाप खिसक कर बिल्कुल मेरे सामने आ गई है। मेरे पलंग से 2 गज की दूरी पर जहाँ पहले दीवार थी, वहाँ दरवाज़ा सिमट आया है। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसके भीतर से बाबू के कमरे की रोशनी थर्मामीटर की चमकती हुई पारे की रेखा सी फर्श पर खिंचाई थी। इतनी महीन, इतनी म्लान, मानो हाथ से छूते ही टूट जाएगी, चारों ओर पानी सी बिखर जाएगी। अचानक वो दरवाज़ा 2 बड़े बड़े काले पंखों सा फड़फड़ाता हुआ खुल गया। प्रकाश की पतली सी रेखा फर्श पर तेजी से लपकती हुई सामने की दीवार पर चढ़ गई। दरवाजे के पीछे छोटे से गलियारे में कोई जोर जोर से हाँफ रहा था। पहले क्षण मुझे लगा था कि दरवाज़ा हवा के झोंके से खुल गया है और माँ उसे बंद करने आई हैं, किंतु कुछ देर तक कोई भीतर नहीं आया। दरवाजे के पीछे गलियारे में उखड़ी हुई सांसों का एक हल्का सा बवंडर उठता है और फिर दब जाता था। कुछ सहमे हुए शब्द सुनाई देते थे, कभी दूर से, इतनी दूर से कि शब्दों के बजाय आहट ही मुझ तक पहुँच पाती थी, कभी पास से, इतने पास से मानो कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो। नहीं, तुम भीतर नहीं जाओगी। मैंने बाबू का स्वर पहचान लिया। एक पतली सी चीख चमकीले कांच के टुकड़े से अंधेरे को छील गई। माँ को क्या हो गया है? वो इस अजीब ढंग से क्यों चीख रही हैं? छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ दो। पोनो, तुम भीतर नहीं जाओगी। कौन हो तुम मुझे रोकने वाले? छी, शर्म नहीं आती? पोनो, वो सो रहा है, इस तरह मत चिल्लाओ। मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मुझे भीतर जाने दो। नहीं, इस वक्त नहीं।
तुम समझते हो मैं पागल हूँ? उसे सब कुछ बता दूंगी। पोनो, अपने कमरे में चलो, यहाँ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। इस वक्त तुम होश में नहीं हो। किंतु बाबू अपनी बात पूरी नहीं कह पाए। बीच में ही किसी ने झपट कर पर्दा हटा दिया। गलियारे की रोशनी में मेरा बिस्तर चमक उठा। पलंग और खिड़की के बीच की दीवार अंधेरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा, संगमरमर सी सफ़ेद दो बाहें पर्दे के बाहर हवा में फैली हैं। पीछे एक छाया है। भूखी फटी फटी सी दो आंखें हैं। पर्दे को नोचती हुई लंबी पतली कांपती उंगलियां हैं और बिजली में चमचमाती नाक की लौंग, जो बार बार फड़फड़ाते होंठों के ऊपर तारे सी टिकी है। ये सब कुछ मैंने एक छोटे से क्षण में देखा था। दूसरे क्षण मुझे लगा मानो पर्दा अपनी जगह से वापस खींच लिया गया है। सिर्फ एक भर्राई सी आवाज़ सुनाई दी जाती है, जो ऊपर उठने से पहले ही दबा दी जाती है, मानो किसी ने अपने हाथ से उसे भींच रखा हो। तब जो मैंने सुना उस पर एकाएक विश्वास नहीं हो पाया। मुझे लगा पर्दे के पीछे कोई धीरे धीरे हंस रहा है। नहीं, ये माँ नहीं हो सकती। माँ को जब कभी फिट आता है तब केवल उनके दांत कटकटाते हैं। मैंने उन्हें इतने विचित्र ढंग से हंसते हुए कभी नहीं सुना। फिर भी मैं जानता था कि ये माँ की ही आवाज़ है। मैं आगे कुछ भी नहीं सुन पाता। लगता है मानो कमरे का अंधेरा कमरे से अलग होकर एक मैले चीथड़े की तरह मेरी आंखों के चारों ओर घूम रहा है। संगमरमर सी सफ़ेद दो बाहें काली झील से ऊपर उठी हैं, कातर सी होकर मुझे बुलाती हैं, बार बार अपनी ओर खींचती हैं। उस रात देर तक मैं बिस्तर पर बैठा बैठा कांपता रहा। एक अजीब सी आवाज़ हवा के संग खिड़की से भीतर आती थी और मेरे चेहरे को छूती सहलाती धीरे धीरे हंसने लगती थी। बानो टेरेस के नीचे गिरी हुई खुबानियाँ बीन रही है। बानो, मैं हौले से कहता हूँ, बानो। शिमले की एक दोपहर, जब मैं टेरेस पर लेटा हूँ। बीमारी के बाद के दिन हैं। अब हमें कोई नहीं पूछता, सब निश्चिंत से हो गए हैं। बाबू अब मेरे कमरे में हर शाम नहीं आते। बीरेन चाचा एक लंबे अरसे से दिखाई नहीं दिए। मेरे ठीक होने पर अगर दुख है तो शायद बानो को। मैं अगर बीमार बना रहता तो दिल्ली जाने के दिन टलते रहते। टेरेस के पीछे दो छोटी छोटी पहाड़ियाँ खुली हुई कैंची की तरह आकाश की ओर उठी हैं। उनके बीच पेड़ों की लंबी श्रृंखला दूर तक चली गई है। जब कभी कालका जाने वाली ट्रेन वहाँ से गुजरती है तो धुएं की एक लट आकाश के चेहरे पर उड़ जाती है। बानो, हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? इस एक शब्द में कितनी स्मृतियाँ छिपी हैं। शिमला, कालका की सांप सी बलखाती टेढ़ी मेढ़ी लाइन, लंबी लंबी अंधेरी सुरंगें और रेल के डिब्बे की खिड़की से बाहर हवा में फिसलती तारें। शाम हो जाती और मैं ऊँघ जाता। माँ कंधा झिझोड़कर जगाती। बच्ची उठो। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठता। बाहर अंधेरे मैदान में दूर दूर तक कालका की झिलमिल झिलमिल सी रोशनियों को देखकर लगता मानो ढेर से तारे आकाश से उतरकर जमीन पर बिखर गए हों। बानो सीढ़ियाँ चढ़कर कब टेरेस पर आ गई मुझे पता नहीं चला। उसने अपनी फ्रॉक को ऊपर उठाकर झूला बना लिया है, जिसमें ठसाठस खुबानियाँ भरी हैं। नंगे पेट के चारों ओर जांघिए के नेफे के निशान जहाँ तहाँ छोटी छोटी मछलियों से उभर आए हैं। वो फ्रॉक नीचे करके खुबानियाँ बिखेर देती है। कच्ची पक्की खुबानियाँ हैं, हरी पीली कुछ कुछ लाल। लो खाओ। वो एक पकी हुई पीले रंग की खुबानी मेरे आगे कर देती है। मैंने सिर हिला दिया। बाबू ने बाहर की कोई भी चीज़ खाने को मना किया है। ये कच्ची नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। किंतु उसने मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं की और जो खुबानी मुझे वो दे रही थी उसे निश्चिंत होकर खुद खाने लगी। खाने को खुबानी खा लेता, बाबू का तो बहाना है। असली कारण दूसरा है जो कोई नहीं जानता। बानो बेचारी तो बिल्कुल नहीं जानती। जब से बुखार उतरा है मुझे लगता है जैसे मैं सब लोगों से भिन्न हूँ, अलग हूँ। कमजोरी के कारण जब कभी सिर चकराता है, पाँव कांपते हैं तो अच्छा लगता है। मन में अजीब सी खुशी होती है, अपने पर गर्व होता है। लगता है मुझ में एक अद्भुत परिवर्तन हो गया है और मैं असाधारण हूँ। पहले, बीमारी से पहले, माँ के मौसी के घर जाने से पहले मेरा अपना घेरा था, जिसमें बानो और माँ, बीरेन चाचा और बाबू सब कोई थे। न मालूम बीमारी के इस लंबे अरसे में कौन सा क्षण आया था जब यह घेरा टूट गया। पिछले कुछ दिनों से मैं जिस चीज़ को जैसे देखता हूँ वैसे शायद कोई नहीं देखता। पहले मैं हर चीज़ को दूसरों की आंखों से देखता था और निश्चिंतता थी। अब उनके पीछे एक रहस्य है, डर है, जो मेरा अपना है, जिसे कोई नहीं जानता। टेरेस के पास पवेलियन की छत पर खटखटाहट होती है। लगता है जैसे टपाटप बूंदें गिर रही हों। मैं जंगले के बाहर हाथ निकाल कर देखता हूँ।
बारिश नहीं है, केवल कुछ पहाड़ी चिड़ियाँ हैं जो छत पर एक कोने से दूसरे कोने तक फुदक फुदक कर उड़ती हैं। बानू खुबानी को गाल के भीतर लट्टू की तरह घुमाती है। उसका कहना है कि इस तरह मुंह का सारा थूक खुबानी के भीतर जाकर रस बन जाता है। दिल्ली जाना पक्का हो गया? माँ आ जाए तब। कहाँ गई हैं तुम्हारी माँ? मौसी के घर। तुम्हें पक्का मालूम है कि वो मौसी के घर गई हैं? बानो ने रहस्य भरी आंखों से मेरी ओर देखा। मैं विस्मय से बानो की ओर देखता हूँ। क्या बात है बानो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा था। बानो ने थूक में भीगी खुबानी को होठों पर रगड़ते हुए कहा। अम्मी ने मना किया है, कहा है तुमसे ना कुछ कहूँ। मैं चुपचाप लापरवाही से मुस्कुराता हूँ। बानो पर मुझे बेहद गुस्सा है। मुझे जब बहुत गुस्सा आता है तो मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ, ताकि कोई ये ना समझे कि मेरा मन इतना कच्चा और छोटा है। सुरमई रंग के बादल नीचे झुके आ रहे हैं। टेरेस के पीछे पहाड़ियाँ काली भूरी सी हो गई हैं। जब कभी बादलों की ओट से सूरज का मुंह बाहर निकलता है तो पतली दुबली छायाएं पूर्व से पश्चिम की ओर भागने लगती हैं। टेरेस पर चारों ओर आसपास सब सन्नाटा है। बरसों पहले एक मेम यहाँ रहती थी। उसके मर जाने के बाद अब यहाँ कोई नहीं रहता। 12 महीने गर्मी सर्दी कमरे बंद रहते हैं। बरामदा और उसके आगे लंबा गलियारा सूना पड़ा रहता है। हम गेस्ट हाउस के पिछवाड़े की सीढ़ियाँ चढ़कर पवेलियन पर चोरी चुपके चले जाते हैं और वहीं एक कोने में अपने अलूचे और खुबानियों का खजाना जमा करते हैं। कौन सी बात है जो बानो मुझसे छिपा रही है? क्या सचमुच उसकी अम्मी ने मना किया है या सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए बहका रही है? मैं टेरेस पर लेटे लेटे अधमुधी आंखों से अपने घर की छत देखता हूँ। दाईं ओर छज्जे के सिरे पर माँ के कमरे की खिड़की दिखाई देती है। माँ जब घर में नहीं होती तो वो हमेशा बंद रहती है। वो अभी तक वापस क्यों नहीं लौटी? मौसी के घर वो इतने दिन कभी नहीं रही थी। क्या वो जानती हैं कि मैं अब चल फिर लेता हूँ और बाबू ने मुझे अब यहाँ मेम के भुतहे मकान तक आने की अनुमति दे दी है? उस रात से मैंने उन्हें नहीं देखा जब वो चीखती हुई मेरे दरवाजे तक आई थी और बाबू ने उन्हें भीतर आने से रोक दिया था। मैं निश्चय नहीं कर पाता कि क्या ऐसा सचमुच हुआ था या मैंने सिर्फ कोई सपना देखा था। दिल्ली पहाड़ों के ऊपर है या नीचे? बानो ने पूछा। दिल्ली मैदान में है, वहाँ जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। मैंने सुनी सुनाई बात बड़े गर्व से कह दी। बानो ने अविश्वास भरी दृष्टि से मुझे देखा। नीचे तो एननडेल का मैदान है और उसके नीचे खड्ड है। दिल्ली क्या खड्डे के नीचे है? बानो कभी दिल्ली नहीं गई। मुझे उस पर हमेशा तरस आता है। मैं उसकी जिज्ञासा को शांत करने का कोई प्रयत्न नहीं करता और लापरवाही से सिर फेर लेता हूँ। बानो ने खुबानियों की गुठलियाँ पवेलियन के पीछे गेस्ट हाउस में फेंक दी और वहीं कुछ देर तक दरवाजे से सटकर खड़ी रही। हवा से खुबानी के पेड़ की शाखाएं छतों पर झुकती हैं। खुबानियाँ झड़ती हैं, कुछ ज़मीन पर, कुछ पवेलियन की छत पर। खट खट। दोपहर और शाम के बीच सारा शिमला चुप हो जाता है। बस केवल खुबानियों की खटखट आवाज़ पहाड़ी हवा में गूंजती है। बानो ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया है। गेस्ट रूम के दरवाजे का एक शीशा टूटा हुआ था। उसी में अपना सिर डालकर वो कमरे के भीतर झांक रही थी। उसके सिर के ऊपर जो जरा सी खाली जगह बच गई थी, वहीं मैंने खींचतान करके अपना सिर अड़ा लिया। कमरा बिल्कुल खाली था। दीवार के बेल बूटेदार कागज़ों का रंग फीका पड़ गया था। छत के एक कोने में मकड़ी का जाला धीरे धीरे झूल रहा था। बासी हवा की गंध चारों ओर फैली थी। फर्श के बीचों बीच मैली सी रोशनी जम गई थी, जो कभी पीली हो जाती थी, कभी फीकी फीकी सी सफ़ेद। कमरे के धुंधलके में ये सफ़ेद धब्बा बड़ा अजीब और भयावह सा लग रहा था। वो मेम यहाँ रहती होगी, बानो ने धीमे स्वर में कहा। और शायद यहीं मरी होगी, मैंने कहा और मेरे सारे शरीर में एक हल्की सी झुरझुरी फैल गई। मुझे लगा सामने दीवार के कटे फटे उखड़े पलस्तर पर एक बेडौल सा चेहरा उभर आया है, जिसके जबड़े खुले हैं, फटी फटी सी आंखें हैं और जो मेरी ओर देखता हुआ हंस रहा है। मुझे लगता है कि वो चेहरा उस मेम का रहा होगा जो बरसों पहले उस कमरे में न जाने क्यों अपने आप मर गई थी। वो हंसी उस रात जैसे दरवाजे के पीछे माँ हंस रही थी। टूटे हुए शीशे के भीतर झांकता हुआ मेरा चेहरा बानों के सिर पर टिका हुआ है। मेरे मुंह के जरा नीचे बानों के अखरोटी रंग के बाल हैं। उन बालों की गंध पानी में भीगी मिट्टी की गंध से मिलती है। बालों के बीच छोटी सी मांग है, माँ की मांग जैसी, किंतु माँ की मांग जरा लंबी थी और हमेशा बहुत उदास दिखती थी। बानू, मेरे होठों पर सफ़ेद कागज़ सा थूक जम गया।
क्या? अम्मी ने क्या तुमसे माँ के बारे में कुछ कहा था? तुमसे क्या? बानो ने ढीठ बनकर कहा। हवा चलने से सूने खाली मकान के दरवाजे खड़खड़ा उठते हैं। फर्श पर सिमटा हुआ सफ़ेद धब्बा धीरे धीरे सरक रहा है। बानो, जब मैं बीमार था तो कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता था। कैसा बच्ची? लगता था जैसे मैं भी माँ की तरह हूँ, जैसे उनकी कोई बात मुझ में भी है। कैसी बात? जिसे सब छिपाते हैं। बानो का सिर सिहर जाता है। एक सफ़ेद छाया है बानो, जैसे बर्फ से लिपटी हो। वो अंधेरे में भी चमकती है और संगमरमर से सफ़ेद उसके हाथ हैं जो हमेशा हवा में खुले रहते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि पीछे से चुपचाप आकर उसने मुझे अपने में ओढ़ लिया है और मैं अपने से ही अलग हो गया हूँ। सच बानो, लगता है जैसे मैं अपने से ही अलग हो गया हूँ। मुझे लगा कि बानो पत्ते सी काँप रही है। भय से उसकी आंखें फैल गई हैं। मैं हंसने लगता हूँ। डर गई बानो? बानो चुप है। उसकी गर्म सांस मेरे सूखे होठों को छूती है। बानो, सच, मैं तुमको बहका रहा था। जो मैंने कहा वो बिल्कुल झूठ है। बानो कुछ नहीं कहती। वो दरवाजे को छोड़कर तेजी से टेरेस की सीढ़ियाँ उतरने लगती है। बानो, मैंने एक दो बार उसे बुलाया, किंतु उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बूंदें आती हैं और पवेलियन की छत टप टप करती है और मैं समझ नहीं पाता कि मेरे गालों पर जो बूंदें हैं वे बादलों से आई हैं या पहले से ही वहाँ थीं। घर का सामान बांधा जा चुका है। संदूकों, थैलों और बिस्तरों पर लेबल चिपकाए जा रहे हैं जिन पर मोटी मोटी सुर्खियों में शिमला, दिल्ली और उसके नीचे बाबू का नाम लिखा है। घर में बड़ी चहल पहल मची है। नौकर, जमादार, कुली और बाबू के दफ्तर के चपरासी सब इधर से उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। माँ ऊपर वाले कमरे में है। वो इस बार कुछ काम नहीं कर रही। उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। बाबू ने मुझे उनके पास जाने को मना किया है। जब से वो मौसी के घर से आई हैं मैंने उन्हें नहीं देखा। वो शायद रात को आई थी जब मैं सो रहा था। सब अपने काम में जुटे थे। मैं ही अकेला एक ऐसा था जिसे कोई काम नहीं था। कभी छज्जे पर जाता, कभी बरामदे में, किंतु हर जगह अपनी व्यर्थता महसूस होती। खाली खाली से कमरे, नंगी दीवारें, कोनों में कूड़े के ढेर। मेरा दम घुटने सा लगा और मैं बाबू की आंख बचाकर बाहर चला आया। पगडंडी से उतरकर मैं खड्ड के ऊपर नाले के किनारे किनारे चलने लगा। कभी कभी खड्ड के भीतर कोई बड़ा मोटा सा गीला मिल जाता तो उसे उठाकर मैं जेब में रख लेता। रेल की खिड़की से मैं इन गेलों को छोटे छोटे तालाबों में फेंका करता था। जब दोनों भर चुकी तो देखा कि मैं घर से काफ़ी दूर निकल आया हूँ। सूरज ढलने लगा था। हालांकि दूर की पहाड़ियों पर धूप अब भी थकी मांदी सी रेंग रही थी। मैं बीच रास्ते में मुड़ गया और एक छोटी सी पगडंडी से घर की ओर चलने लगा। कुछ दूर चला होऊंगा कि अचानक पांव ठिठक गए। दाईं और नीचे की तरफ बीरेन चाचा की कॉटेज दिखाई दे रही थी। पेड़ों के झुरमुट में चारों ओर झाड़ झंकार से घिरे उस घर को देखकर मुझे सहसा वो शाम याद आ गई जब मैं माँ के संग यहाँ आया था। माँ भूली सी खोई सी नीचे देख रही थी और मैं चुपचाप उनके पीछे खड़ा था। जब से माँ मौसी के घर गई थी बीरेन चाचा हमारे घर नहीं आए थे। एक बार उनके बारे में बाबू से पूछा था, किंतु बाबू का चेहरा इतना कठोर, इतना भावहीन सा हो आया था कि आगे उनसे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ। ढलती धूप में कॉटेज की ढलुआ लाल छत चमक रही थी। मैं धीरे धीरे सड़क के किनारे लगी तार के संग नीचे उतरने लगा। फाटक खुला है। मैं दबे कदमों से भीतर चला आया हूँ। हवा आती है तो लॉन की घास पर छोटी मोटी सलवटें पड़ जाती हैं। झाड़ियों की सरसराहट आसपास की नीरवता को और भी अधिक घनी बना जाती है। लॉन के किनारे वही पत्थर की बेंच है जहाँ उस दिन माँ बैठी थी। सोचता हूँ वापस लौट जाऊँ, लेकिन पाँव बजरी की सड़क पर बंधे से खड़े रह जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाता हूँ धीरे धीरे। बीरेन चाचा, बीरेन चाचा। मुझे अपनी आवाज़ उस अकेली निस्तब्ध कॉटेज में गूंजती से सुनाई देती है। लगता है यह कोई अजनबी आवाज़ है जो मेरी आवाज़ के पीछे पीछे दौड़ रही है। बच्ची, भीतर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। बीरेन चाचा का स्वर सुनाई दिया। मेरे पांव देहरी के भीतर जाते ही एक क्षण के लिए रुक गए हैं। टेबल लैंप का मध्यम प्रकाश मेज पर बिखरे कागजों किताबों पर गिर रहा है। एक दो मिनट तक मैं बेवकूफ़ सा देहरी पर खड़ा रहा और तब सहसा आभास हुआ कि कमरा खाली नहीं है। कोने में इसी चेयर पर बीरेन चाचा बैठे थे। जहाँ वो बैठे थे वहाँ अंधेरा था, इसलिए कमरे में घुसने से वो मुझे एकदम दिखाई नहीं पड़े थे।
उन्होंने मुझे अपने पलंग पर बैठने के लिए कहा और अपनी कुर्सी मेरे नज़दीक खींच ली। इतनी दूर अकेले आए हो? उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया और मुस्कुराने लगे। मेरी आंखें अनायास अपने निकर की फूली हुई जेबों पर टिक गईं। संकोच से मेरा मुंह लाल हो गया। क्या भर रखा है इनमें, गेले हैं? मैंने चुपचाप से हिला दिया। क्या करोगे इनका? रेल के लिए रखे हैं, मैंने अटपटा सा उत्तर दिया। रेल के लिए? बीरेन चाचा की प्रश्न भरी दृष्टि मुझ पर टिक गई और तब सहसा मुझे ख्याल आया कि बीरेन चाचा को कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे भीतर ही भीतर बहुत खुशी हुई कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिससे उन्हें ये खबर मिलेगी। बीरेन चाचा, आज रात हम दिल्ली जा रहे हैं। वो कुछ देर तक अपलक मेरी ओर देखते रहे, मानो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर वो कुर्सी से उठे और मेरी ओर कोई ध्यान दिए बिना खिड़की के बाहर देखने लगे। कुछ देर तक कमरे में घुटा घुटा सा सन्नाटा छाया रहा। मुझे लगा मानो बीरेन चाचा को ये बात पहले से ही मालूम थी, तभी शायद उन्होंने कोई कौतूहल नहीं दिखाया। तभी वो खिड़की से मुड़े। भूरी दाढ़ी के ऊपर उनकी नीली आंखें चमक रही थीं। तुमने उस दिन जो फोटो लिया था वो धुल गया है, देखोगे? उन्होंने अलमारी से एक छोटा सा लिफाफा निकाल कर मेरे हाथ में रख दिया। तुम्हारा हाथ बहुत सधा हुआ है, फोटो बिल्कुल साफ आया है। मैंने फ़ोटो निकाला और मुझे लगा मानो बहुत अरसे पहले की एक घड़ी जिसे मैं बिल्कुल भूल चुका था, मेरी आंखों के सामने हूबहू वैसी ही वापस लौट आई है। छज्जे के पीछे जंगले पर माँ की साड़ी सूख रही है। उसके पीछे पहाड़ियों की धुंधली सी रेखा है, बिजली के तार हैं, कोने में सिमटा आकाश का एक टुकड़ा है। आगे के हिस्से में बीरेन चाचा जंगले से सटे खड़े हैं। उनकी एक बाँह माँ की साड़ी को छू भर गई है और माँ, न जाने क्यों उनकी आंखें मुंद सी गई हैं। दोनों होंठ मरी हुई तितली के परों के समान अधखुले से रह गए हैं, मानो वे कुछ कहते कहते अचानक रुक गए हों। मैं न जाने कितनी देर तक फ़ोटो निहारता रहा। अचानक ध्यान आया कि मुझे बहुत देर हो गई है। स्टेशन जाने का समय पास सरक आया था। बाबू देर से मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। मैं झटपट पलंग से उतर आया। अच्छा बीरेन चाचा, मुझसे आगे कुछ और नहीं कहा गया। बीरेन चाचा ने मुझे देखा, एक टक देखते रहे, फिर धीरे से मेरे पास आए, अपने हाथों से मेरे बालों को छुआ और धीरे से मेरे माथे को चूम लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात माँ ने मुझे चूमा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम बाहर बरामदे में आ गए। मैं तुम्हारे संग चलूं? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मुझे घर का रास्ता मालूम था। कुछ देर तक हम बरामदे में चुपचाप खड़े रहे। बच्ची, बीरेन चाचा का स्वर सुनकर मैं चौंक सा गया। मैंने उनकी ओर देखा। माँ ने किताब मांगी थी, मुझे याद नहीं रहा। वो झिझकते हुए चुप हो गए। आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा। किताब देते हुए मुझे लगा मानो वो कुछ कहना चाह रहे हैं, किंतु वो चुप रहे और मैं तेजी से फाटक की ओर चल पड़ा। कॉटेज बहुत पीछे छूट गई है। मैं एक सकरी सी सुनसान सड़क पर चल रहा हूँ। सामने पहाड़ी के ऊपर पेड़ों की एक लंबी कतार चली गई है। उसके पीछे डूबते सूरज की पीली गुलाबी सोनाली छायाएं आकाश पर खिंचाई हैं। चारों ओर एक हल्की हरी सी धुंध फैल गई है। घर से कुछ दूर मैं लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा हो गया और किताब खोलकर देखने लगा। मैंने देखा पन्नों के बीच में वही फ़ोटो वाला लिफाफा रखा था। किताब बहुत पुरानी थी, आज भी उसके जर्द भुरभुरे पन्ने याद आते हैं। फ्लावेज लेटर्स टू जॉर्ज सां। उन दिनों ना मैं फ्लावे को जानता था, ना जॉर्ज सां को। बरसों बाद जब मैंने उसे पढ़ा तो माँ नहीं थी और बीरेन चाचा एक लंबे अरसे से इटली में जाकर बस गए थे। किंतु उस दिन मेरे लिए उस पुस्तक का कोई महत्व नहीं था। उसे हाथ में लिए देर तक अंधेरे में खड़ा रहा, अपने घर से ऊपर वाले कमरे की ओर देखता रहा। माँ के कमरे की खिड़की बंद थी। सफ़ेद पीली रोशनी खिड़की के शीशे पर बुझी बुझी सी झिलमिला रही थी। वो शिमला में हमारी आखिरी शाम थी। अभी आप सुन रहे थे निर्मल वर्मा जी की लिखी हुई कहानी अंधेरे में।